ये एक बड़ा मुश्किल और जटिल, जिसे आप कह सकते हैं, प्रश्न है। इस समय विचारों पर बात करना। हमारा समय बड़ा जटिल है, हमारा समय बड़ा विशिष्ट है। और जब मैं अपने समय को सोचता हूँ तो मुझे चार्ल्स डिकेंस की ए टेल ऑफ टू सिटीज याद आती है, जिसमें डिकेंस बड़ी खूबसूरती से अपने वक्त को परिभाषित करता है और कहता है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे थे। मतलब वो दो विरोधाभासी चीजें करता है। मतलब एक तरफ तो इतना ऊपर जाने वाला पूरा का पूरा एक वैचारिक प्रवाह है, और दूसरी तरफ अतल या गटर की गहराइयों में जाने वाली हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। वो एक लंबा पैरा है और वो एक कविता की तरह का पैरा है। आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन अपने समय को जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे हमेशा डिकेंस की वो लाइनें याद आती हैं। ऐसे समय में जब ये भी अभी संजय जी ने कहा, ये घोषणा हो गई कि विचारधारा का अंत हो चुका है। ऐसे समय में विचारों की बात करना और ये सोचना कि जो विचार पिछले 200 सालों से हमारे रिलेवेंट थे, क्या उनमें कुछ रिलेवेंस बचा है या सब कुछ नष्ट हो गया। देखिए, पिछले 50-60 सालों से दो वाक्य बड़े चर्चित रहते हैं। वाक्य क्या है? छोटे छोटे अंश है जो एक किताब का शीर्षक है और एक जिसे आप कह सकते हैं सामान्यीकृत स्टेटमेंट है। एक तो विचारधारा के अंत की बात की जाती है। सब कुछ समाप्त हो चुका है, कहानियों का अंत हो गया, कविता का अंत हो गया, इतिहास का अंत हो गया, फिर विचारधारा का अंत हो गया। खासतौर सोवियत रूस के टूटने के बाद ये एक फैशन की तरह कहा जाता है। और उसी के बीच में एक किताब आती है जिसका नाम है क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं का संघर्ष। आप सब जानते हैं, दो सभ्यताएं। जो घोषणा कर रहा है, जो इस नाम की किताब लिख रहा है, उसके दिमाग में दो सभ्यताएं बड़ी स्पष्ट है। एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ ईसाइयत है। तो इनके बीच में क्लैशेस है। ये क्लैशेस क्या बिना किसी विचारधारा के हो रहे हैं? ये क्लैशेस क्या शून्य से उपजे हैं? यानी इस्लाम और ईसाइयत क्या बिना किसी विचारधारा के लड़ रहे हैं? अगर आप आज से 1000 साल पहले की बात देखें, जब क्रूसेड और जिहाद का दौर रहा होगा, तो क्या ये बिना किसी ये पूरा का पूरा क्लैश जो था, पूरा का पूरा जो युद्ध था, ये किसी शून्य से उपजा था? आज जब हम ये बात कर रहे हैं, खासतौर से देखिए, सोवियत रूस के विघटन पर हो सकता है हम में से ज्यादातर को कोई बहुत दुख ना हुआ हो, कोई बहुत सहानुभूति ना रही हो। एक इमारत थी जो भरभरा के गिर गई। बाद में जो बड़े उसके प्रशंसक थे, जो उससे प्रेम करते थे, उस पूरी की पूरी इमारत से, उन्हें भी लगा कि नहीं, मामला कुछ गड़बड़ था। हमें जो बताया जा रहा था शायद वही नहीं था। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे थी और उस इमारत को गिरना ही था। लेकिन उस इमारत के गिरने से कितना बड़ा परिवर्तन इस दुनिया में आया है, आप इसी से समझ लें कि अब दुनिया का इतिहास दो हिस्सों में बट गया है। एक वो इतिहास जो सोवियत रूस के पतन के पहले का था, और दूसरा वो इतिहास जो सोवियत रूस के पतन के बाद है, जब ये माना जा रहा है कि अब विचारधाराएं खत्म हो चुकी हैं। और खासतौर से भारत के संदर्भ में सिर्फ देखें, हालांकि पूरी दुनिया के संदर्भ में बात कह सकते हैं, कैसे हमारी नई पीढ़ी, आप जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे थोड़ा छोटे भी हैं, याद होगा कि एक दौर था जब हम लोग छात्र थे तो हम बड़ी बड़ी बातें सोचते थे, और जिसमें सबसे जरूरी बात तो ये होती थी कि भाई, ये जो दुनिया हमें मिली है, ये इसे थोड़ा और खूबसूरत होना चाहिए था। और हमारा जो भी हमारे पास जितना भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, जो भी हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, इसे थोड़ा बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। अगर ये सपना नहीं होता तो आप 1947 का समाज सोचिए, जहां मारकाट मची हुई थी। हमारे यहाँ से लाखों मुसलमानों को मार के यहाँ से भगाया जा रहा था। पाकिस्तान से लाखों हिंदू और सिख भाग रहे थे। उस बीच में एक बुढ़ा आदमी इसी दिल्ली में अनशन पे बैठ गया और उसने कहा, नहीं, यहां से मैं एक भी मुसलमान नहीं जाने दूंगा। और उसने 20-22 दिन जो लंबा अनशन किया, उसके बाद जब समझौता हुआ तो उसने हिंदुओं और सिखों से ही लिखवाया कि न सिर्फ मुसलमानों को मारा नहीं जाएगा, बल्कि मुसलमानों की सारी संपत्ति वापस की जाएगी, और उस संपत्ति में उनकी मस्जिदें भी हैं। तो ये क्या बिना किसी बड़ी सोच के, बिना किसी बड़ी विचारधारा के अचानक एक बूढ़ा पगला गया और उसने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए, मैं ये सोचता हूं इसलिए ये होना चाहिए? ऐसा नहीं था। उसके पीछे एक लंबी परंपरा थी, और इस देश की परंपरा थी, जिसमें अहिंसा की, जिसमें सद्भाव की, जिसमें साथ साथ रहने की चाहत थी, जिसमें ये मादा था, ये जानते हुए भी
कि बहुत सारे लाखों हिंदू और सिख मारे गए हैं और वो विस्थापित होके आए हैं, जिसमें ये साहसता खड़े होके कहे कि नहीं, इसका बदला ये नहीं है कि हम यहाँ से मुसलमानों के साथ वही व्यवहार करें। जो एक सिख, अगर आपने एटनबरो की गांधी देखी हो तो आप देखेंगे कि एक सिख जो आकर के वो गाली दे रहा है गांधी को और कह रहा है कि मेरा बेटा मारा गया, मेरे साथ ये हुआ और तुम क्या कर रहे हो। तो गांधी कहते हैं कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ा जो प्रायश्चित है, सबसे बड़ा जो छुटकारा है, मुक्ति है, वो ये है कि तुम एक मुसलमान बच्चे को गोद लो, उसे पालो और उसे उसके धर्म के हिसाब से पालो। तो ये एक छोटी मोटी, ये किसी मनुष्य की अचानक उत्पन्न हुई प्रवृत्ति नहीं है, इसके पीछे एक लंबी विचारधारा है। गौतम बुद्ध से लेकर के और 1947 तक की एक लंबी परंपरा है। इसी तरह की बहुत सारी चीजें आप देखिए। मैं किसी एक विचारधारा के पक्ष में आप बोलने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी विचारधाराओं में ऐसी चीजें थी। आखिर नंबूदरीपाद अपनी सारी जमीन बांट देते हैं, बड़े जमींदार हैं और एक बिना किसी जमीन के, बिना किसी एक इंच भूमि के वो रहना स्वीकार करते हैं। अभी सीताराम येचुरी मरे, उन्होंने सारे धार्मिक जितने भी वो कर्म कांड हो सकते हैं सबको लात मारी और अपने शरीर को, एम्स को दान किया। ये परंपरा सिर्फ मार्क्सवाद की नहीं है, हिंदुत्व में भी ऐसी परंपरा है, इस्लाम में भी इस तरह की श्रेष्ठ प्रवृत्तियां मिल सकती हैं। तो हमें क्या ये एक, जिसे आप कह सकते हैं ब्लैंकेट, ये अनाउंस करने के कि विचारधारा की अब कोई जरूरत नहीं है, विचारधारा का कोई स्थान नहीं है, क्या हमें विचारधाराओं के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हमें विचारधाराओं से श्रेष्ठ चीजें लेने की कोशिश करनी चाहिए, या हम कठबिल्लों की तरह सिर्फ ये कहते रहे कि नहीं, चूंकि हम इस विचारधारा में विश्वास करते हैं इसलिए श्रेष्ठतम है? मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर ये हो कि एक संवाद स्थापित हो। देखिए, आज का ये पूरा कार्यक्रम उसी संवाद की कोशिश है। मैं मार्क्सवादी रहा हूं, मैं उनसे जुड़ा हूं, अभी भी मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं कहने में। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब इस कार्यक्रम की योजना बन रही थी तो हमारे मार्क्सवादी दोस्तों ने, उस संगठन में जिसमें मैं जुड़ा हूं, उन्होंने ये कहने की कोशिश की, नहीं, हम हिंदुत्व बात नहीं सुनेंगे। मतलब आप एक असहिष्णुता की हद देखिए, जहां आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप हिंदुत्व की बात नहीं सुनेंगे। जोशी जी, आपके सामने मैं कह रहा हूं, ये पता नहीं मुझे यहाँ कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये भी सही है कि हम में से ज्यादातर लोगों का जो सेनर हमारे जो सोचने का तरीका था, हमने इसे खारिज किया। हमने कहा नहीं, हम सबकी बात सुनेंगे और सबको अपनी बात कहने का हक है। जबरदस्ती अगर आप करेंगे तो लगभग आप उसी प्रवृत्ति के पोषक होंगे जो जिस प्रवृत्ति का आप विरोध कर रहे हैं। मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है या कोई झिझक नहीं है कहने के लिए कि इस देश में पिछले 10-12 साल से यही तो हो रहा है। एक व्यक्ति जो कह रहा है वही सबको सुनना है। अगर कभी कोई तस्वीर खींची जाएगी तो लेंस में वही रहेगा, फोकस उसी पे होगा। जो उसका सच है वो सबका सच है। अगर आप इसमें इसका समर्थन नहीं करते तो आपको इसका भी समर्थन नहीं करना चाहिए कि उस पक्ष का कोई व्यक्ति अगर अपना विचार रखना चाहे तो आप उसे बोलने की इजाजत न दें।